साहब मेरे साथ अभी इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शमीम मलिक, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी उसने भी इस सिलसिले में तहरीक चलाई थी, एक जो दरख्वास्त थी उसमें मुल्क भर की जो एसोसिएशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट बार भी मौजूद थी। वकला की एपेक्स बॉडी है, उनके सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एडवोकेट शमीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, इंतहाई तारीखी एक वाक़या देखें आपके सामने और आप खुद उसके विटनेस हैं, क्योंकि आप खुद प्रोसीडिंग्स अटेंड भी कर रहे थे, आप कोर्ट रूम में भी मौजूद थे। कितना ये तारीखी फैसला है, उसके मुज़मरात क्या क्या हैं? देखिए, तारीखी फैसला इस तरह है। सबसे पहले तो जिस तरह आपने फरमाया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें पिटिशनर थी और मैं सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि देखिए इस केस में टोटल 30 पिटिशंस थी, जिसमें से एक सिर्फ जो है वो जज साहब की तरफ से थी जो पिटिशनर थे, और बाकी 29 पिटिशन जो थी ये डिफरेंट बार एसोसिएशंस की तरफ से थी। अब जहाँ तक आपने फरमाया कि इसके असरात, वो अब आप ये देखिए, जिनके खिलाफ कोई रेफरेंस था वो तो एक पार्टी इसमें इसलिए हो गए कि वो अग्रीव्ड पार्टी थे, लेकिन अब ये जो 29 पिटिशन थी बाय डिफरेंट बार एसोसिएशंस, वो किस तरह अग्रीव्ड थे? वो उन्होंने ये समझा कि ये एक बहुत बड़ी जद होगी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। अब तमाम पाकिस्तान के वकला आप कह सकते हैं कि इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि पाकिस्तान के आइन में बुनियादी जो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, उसका एक सबसे अहम प्रिंसिपल जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और तमाम वकला इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक जद पड़ेगी। अच्छा, अगर ये मलिक साहब, मेरा इसमें सवाल है, मलिक साहब सवाल देखिए, ये तो आईनी तरीकाकार है ना, ये तो आइन में दर्ज है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मामला आना ये किस हद तक दुरुस्त था? और जाहिर बात है कि आइंदा आने वाले टाइम के लिए इस केस में चले नहीं, कहीं और अगर जस्टिफाइड भी हो तो ये प्रेसिडेंट क्या गलत सेट नहीं होगी? उसमें इस तरह है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो है एक ऐसा इदारा जिसने फैक्ट्स के ऊपर प्रोसीड करना होता है, और वो मेलाफाइड और मेलस जो है वो उसकी आउट ऑफ जुरिसडिक्शन है। इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में आया गया कि चूंकि ये जो रेफरेंस है, बार एसोसिएशंस ये समझती हैं कि ये कोई किसी फैक्ट्स की वजह से नहीं है, रादर ये एक मोटिवेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेलस और मेलाफाइडी बाय द गवर्नमेंट है। अच्छा, लिहाजा इस अदालत की जुरिसडिक्शन उसी वक्त बननी थी कि बदनीयती की बात आ गई, तो ये बदनीयती किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? और अगर किसी की बदनीयती साबित हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, ये जो रेफरेंस है वो उसके अंदर बुनियादी तो बात ही यही थी, लेकिन अब आपका अगला सवाल ये है कि अगर वो बदनीयती किसकी है, अगर वो साबित हो जाए तो क्या कार्रवाई? ये दो सवाल आपके बड़े अहम सवाल हैं। पहली बात ये, अगर ये आपने पता करना है कि ये बदनीति किसकी थी, तो फिर आपको एक अलहदा से कोई मे बी पिटिशन आ जाए या कोई इंक्वायरी हो जिसमें ये पता चले कि ये मटेरियल किस तरह से आया। बहस में सारा वो आया, मौक़िफ़ ये था कुछ जो गवर्नमेंट की साइड पे कि वो एक वहाँ पे यूके में एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अगर आप एक नाम लिखें तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो हमारे ये इल्म में आ गई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो पिटिशनर साइड है उनका मौक़िफ़ ये था कि ये चूँकि मोटिवेटेड हैं और ये किसी को आपने टारगेट करने के लिए ये सारा किया। तो ये जो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि ये मटीरियल कहाँ से आया, इसके ऊपर भी फिर कोई इंक्वायरी ही होगी, कोई पिटिशन आए, इंक्वायरी हो कि कहाँ से आया, किस तरह से कलेक्ट हुआ। चूँकि जो उसका हमें इल्म है, जो आज हमने मुनीर मलिक साहब ने भी कहा और हामिद खान साहब ने कहा, वो उसमें बुनियादी तौर पर ये जो तरीकाकार बता रहे हैं वो वहाँ पे तरीकाकार इस तरह नहीं है। वो यकीनन किसी ने कलेक्शन की, बल्कि मुनीर मलिक साहब ने तो यहाँ तक कहा, सेक्रेटरी साहब किसी एक बात सिर्फ, जी प्लीज, सिर्फ एक बात, मुनीर मलिक साहब ने ये कहा कि जिस वेबसाइट की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ से इन्होंने लिया, उसके अंदर अगर आप जाएं तो आपको एक फ़ी देनी पड़ती है, उस फ़ी की रिसीट मिलती है, आपको एक ईमेल आती है, फिर आपको वो ईमेल पे इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस केस में ना वो रसीद लगी, ना वो पता लगा किसने अप्लाई किया, ना वो ईमेल का लगा, इसीलिए वो कह रहे थे कि ये सब डूबियस है। और इस तरह से ये भी एक मुहिम्मा है कि ये किस तरह आया और किस तरह से इलीगली किस तरह से ये कलेक्ट की गई। लीगली तो कलेक्ट नहीं की गई, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो आपने फरमाया कि अगर ये पता चल जाए किसने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, उसके लिए भी समवन विल हैव टू अप्रोच द कोर्ट एंड कोर्ट विल डिसाइड कि उसमें अगर जब ये पता चलेगा कि किसने किस तरह से ये कलेक्शन की,
क्या इलीगैलिटी उसमें हुई, तो फिर उसकी बुनियाद पर, उस मटेरियल की बुनियाद पर यह भी क्वेश्चन होगा कि अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जो भी रिस्पॉन्सिबल उस इंक्वायरी के नतीजे में निकले कि इन लोगों ने इस तरह से कलेक्ट करके उसका फिर कार्रवाई भी आगे जब दिया, फिर कौन कौन लोग जिम्मेदार। मैं बीच में सवाल करना चाह रहा था, वो ये है कि किसी आम आदमी की बात नहीं हो रही, ये एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हमारे जस्टिस हैं, जज हैं, जिन्होंने सबको इंसाफ देना है। अगर उनके बारे में कोई चीज़ है तो प्रोसीजरल, अगर आप कहेंगे ये तरीकाकार गलत था, किसने किया, लेकिन एक चीज़ जो मौजूद है उसको भी तो देखना चाहिए ना। और अभी भी जो अभी केस हुआ है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो गया है, लेकिन अब ये 60 दिन गया है एफबीआर के पास, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तो अभी नहीं खत्म हुआ ना, वहां पे तो मौजूद है। हाँ, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आई एग्री विद यू कि अगर वो किसी भी जज के खिलाफ भी हो सकता है, किसी और भी पब्लिक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ हो सकता है, लेकिन फर्ज कीजिए जिस तरह का ये केस था कि इसके अंदर आपने ये कहा कि एक प्रॉपर्टीज है उनकी 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 वाइफ और बच्चों की प्रॉपर्टी है जो आप ये कहते हैं कि इनकी है। लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टैक्स लॉज हैं उनके तहत सबसे पहले अगर किसी भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस की कोई प्रॉपर्टी है उसकी बीवी के नाम, तो सबसे पहले आप उसकी बीवी से पूछेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सप्लेन करें। फर्ज कीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी वो 10 रुपए की है, वो 5 रुपए एक्सप्लेन कर सकती हैं, फिर जो बकाया 5 रुपए हैं उसके लिए आप जाएंगे पब्लिक होल्डर ऑफिस के पास कि हम ये समझते हैं कि ये आपने कमा के तो ये छुपाए हुए थे पैसे अपनी बीवी के नाम पे। अब इस केस में अल्टीमेटली ये हुआ, पता ये चला कि उससे तो पूछा ही नहीं, और उन्होंने तो वो तमाम बल्कि अपनी अभी जो एफबीआर में उनकी रिटर्न्स जमा हुई हुई हैं, उन्होंने उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लीगली बैंक्स के थ्रू हुई हुई हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी पब्लिक होल्डर ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट की जानी चाहिए, बल्कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल इनको इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये खुद अकाउंटेबिलिटी करते हैं लोगों की। जो शख्स किसी की अकाउंटेबिलिटी करे उसको ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा बैलेंस आपने क्रिएट करना है कि ठीक है वो अकाउंटेबल उनको बिल्कुल होना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के प्रिंसिपल को मानते हैं तो फिर उनको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि बगैर किसी एविडेंस के उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा और उनको 1 साल का फेस करना पड़ेगा और उनके खिलाफ इंटरव्यूज होंगे और उनको फेसबुक पर और उनके टेलीविजन पर उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा और उसको ही देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो भी पब्लिक होल्डर ऑफिस है और खासतौर पर जज साहबान हैं उनके खिलाफ बिल्कुल वो अकाउंटेबल हैं, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मटीरियल है जो अनकॉल्ड फॉर है, यकीनन उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। अच्छा, शमीम मलिक साहब, आप खुद भी कोर्ट में मौजूद रहे, आप खुद भी वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट क्या आया इस केस में? यानी जो पहले पूरा एक मोमेंटम था, चेंज किस इवेंट्स की वजह से हुआ? टर्निंग पॉइंट क्या था इस केस का? देखिए, मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट उस वक्त था कि जब जज साहब की बेगम साहिबा जो हैं वो, बल्कि पहले तो जब जज साहब खुद आ गए वो भी, और उन्होंने ये कहा कि आई एम ओनली अ मैसेंजर ऑफ माई वाइफ, I am here as a petitioner. I am not here as a judge. I am not demanding any privilege here. I am only as a petitioner, and then I am messenger of my wife because her father is suffering from cancer, and she is so upset, and her father is so upset that she wants to address the court if this court permits the address of her wife. Ultimately, court reached the conclusion कि जी वो एड्रेस हुआ। अब बुनियादी तौर पर जब वो एड्रेस हुआ उसके अंदर, मलिक साहब, उससे पहले भी कोर्ट के जो रुझान नजर आ रहा था वही था कि एफबीआर को भेज देंगे, तो एफबीआर गलत फॉरम है, एफबीआर पे जाना चाहिए। 60 डेज की बात तो पहले से हो रही थी, उनकी वाइफ के बयान से पहले ये बातें हो रही थी। लेकिन अगर वाइफ उनकी स्टेटमेंट ना होती तो शायद एफबीआर को और तरीके से भेजा जाता। अब देखिए, मैं अब आपसे अर्ज करता हूँ स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ। अब उस स्टेटमेंट के आने से ये हुआ कि स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने वो अकाउंट्स दिखाए जो अकाउंट नंबर पाकिस्तान में उनका है अपने नाम से, और अपना अकाउंट नंबर दिखाया जो यूके में है उनके अपने नाम से, और वो जो ट्रांसफर ऑफ मनी है वो भी उन्होंने बताई, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बताए, अपनी एफबीआर में जो उन्होंने रिटर्न्स जमा कराई हैं वो भी दिखाई जो यूके में कराई। अब हुआ क्या इससे ये हुआ कि टेंटेटिवली प्रामा फेशी ये लगा कि जैसे अब उनसे किसी ने सवाल तो नहीं किया, उनके ऊपर वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, उनके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं उस तरह देखे गए, लेकिन ये लगा कि वो तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही हैं, जिस तरह वो तमाम अपना रिकॉर्ड पेश कर रही हैं, उससे ये लग रहा था कि ये जो
मनी ट्रेल है वो मौजूद है। अब अगर मनी ट्रेल मौजूद है और उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी एक्सप्लेनेशन वो एक आध चीज़ की नहीं भी दे सकती, तो फिर तो वो लॉ मौजूद है ना। FBI जो है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर सकती है, जो भी उनके लिए पेनल्टी है वो FBI कर सकती है। तो फिर अगर कोई इरेगुलरिटी की बात आ गई, इलीगैलिटी तो खत्म हो गई, ये बात तो खत्म हो गई ना कि है ही नहीं एक्सप्लेनेशन और पैसे ही खामंद के हैं। तो जब ये बात आ गई तो अब वो FBI तो जाहिर है प्रोसीड तो FBI को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया। और अच्छा मलिक साहब, अब आगे की बात करते हैं। अब इतने सारे चीज़ों से गुजरे हैं जज साहब भी। अब जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज भी, अब हुकूमत के केसेस भी आएंगे, चीज़ें भी होंगी, वो फैसले भी करेंगे। तो ये कितना मुश्किल होगा और उसका कैसे बैलेंस कैसे होगा कि जी ये फैसला ठीक था नहीं था, ये तो बातें। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा जब इतनी कन्फ्रंटेशन हो गई, सदारती रेफरेंस गया, उस पर पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी थी, वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर कानून भी थे, तो अब आगे होगा क्या? नहीं, मैं नहीं समझता इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यकीनन एक फ़र्क तो आप समझते हैं कि आफ्टर ऑल जजेस आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, तो वो एक तो होगा। इससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो बात आपने FBI वाला क्वेश्चन किया, उसमें 3 जज साहिबान ने जी उन्होंने इस बात की हद तक तो अग्री किया है कि वो रेफरेंस जो है उन्होंने क्वाश कर दिया और ये पिटिशंस एडमिट कर ली। लेकिन जो मेजॉरिटी डिसीजन ये आया कि इतने दिन में ये FBI में जाएंगी, इतने दिन में ये प्रोसीडिंग होगी, इतने दिन में, आपने देखा वो टाइमलाइन दी है, उसके ऊपर वो 3 जज साहबान ने डिफर किया है। उन्होंने उस पोर्शन ऑफ द जजमेंट से डिफर किया है। और अब ये जो आपका सवाल है कि अब क्या होगा, मैं आपसे अर्ज करूं, बेशक एक ह्यूमन फैक्टर तो उसमें मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ही इज टू डिसाइड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहब उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर इस फैसले की वजह से उनके ऊपर वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएंगे, अगर उनके किसी एक्ट से ये पता चले कि उनके फैसलों पर इस बात ने असर डाला है या वो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो हम सबसे पहले ये आवाज़ उठाएंगे कि जज साहब की ये जिम्मेदारी है कि अब वो उसी तरह से आइन और कानून के अंदर रहकर फैसले करें जिस तरह वो पहले करते रहे हैं, और ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मुस्तकबिल की एक तस्वीर आ रही है कि देखें जिस तरह इनकी सीनियरिटी है, अगले 2-3 साल में किसी ऑफिस का हल्फ लेंगे सदर मुमलिकत से। सदर मुमलिकत वही है जिन्होंने सदारती रेफरेंस इनके खिलाफ दायर किया हुआ है। तो बड़ा अजीब सा पिक्चर होगी। इफ्तिखार चौधरी वाले केस में भी ये था कि जब वो बहाल हुए, गवर्नमेंट थी पहले नहीं करना चाह रही थी, तो फिर जो फैसले हुए, फिर जब बातें हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की। अब ये जो लीगल सिस्टम है ये बहुत मुकद्दस है, इसमें कोई ऐसा कोई शायबा, कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, मेरा सवाल इस तनाजुर में था। खैर अब तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब ये हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है, जो वफाकी वज़ीर थे, वज़ीर कानून, इस्तीफ़ा दिया, वकील बने और गए, तो उनकी जो महारत है कानूनी, उस पर सवालिया निशान नहीं है। और गवर्नमेंट की ड्यू डिलिजेंस और जो उनका यानी अपना अप्लाइंग योर माइंड कि जो चीज़ होती है ऐसा तो नहीं आपने फॉरवर्ड करनी होती, उन सब पे सवाल नहीं उठ के मेजर? देखिए, ये इस प्रैक्टिस को तो मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन तो कोई भी इसको ये नहीं कहेगी कि ये बहुत अच्छा हुआ। दोनों बार इस तरह हुआ कि लॉ मिनिस्टर साहब जो है वो रिज़ाइन करते हैं और एकदम वकील बन जाते हैं और सुबह दोबारा ओथ लेके फिर वो मिनिस्टर बन जाते हैं। इसको तो हम कभी भी ना इंडोर्स किया है ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका किरदार देखें वकील के तौर पर, तो वकील तो बहरहाल वकील की जिम्मेदारी अपना केस आर्ग्यू करना है, कोर्ट को परसुएड करना है, कोर्ट को असिस्ट करना है। वो मेरा ख्याल है एक वकील के तौर पर उनका राइट था, उन्होंने किया, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपना। बट डिफ़िकल्टी ये थी कि फ़रोग नसीम साहब की कि ही हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट केस टू आर्ग्यू, और ये केस जो अल्टीमेटली नतीजा निकला, ये सोचना चाहिए था ना सर। लगता तो ऐसे है कि बगैर पढ़े सबने आगे आगे करते रहे कि जी हो जाएगा, किसी ने रेफरेंस तो पढ़ा ही नहीं, डिटेल्स तो नहीं। जो बात अभी जो कोर्ट कह रहा है ये तो पहले करने वाली बात थी। FBI से तमाम ड्यू डिलिजेंस पहले होनी चाहिए थी, कानूनी जो पहलू थे कि लीगल तरीके से सारा एविडेंस आया, ये तो पहले होना चाहिए था। ये पूरा रेफरेंस हो गया, अब हम उस पर पहले बुनियादी जो चीज़ें हैं वो अभी हो रही हैं। ये तो फिर किसी ना किसी का हेड तो रोल होना चाहिए इस पर। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। असल में मसला भी यही हुआ है कि जो पहले चीज़ होनी चाहिए थी वो पहले नहीं हुई, जो बाद में होनी चाहिए थी वो पहले हो गई। और उसी वजह से जब अब ये रीज़न्स तो आएंगी बाद में इस फैसले की, मैं समझता हूँ उनमें से एक बड़ी रीज़न ये भी होगी कि जब आपने अभी तक वो जो काम पहले करने वाला था वो किया ही नहीं, तो आप चले किस काम में गए हैं? रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। ये दो बातें हैं।
उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए जज साहब का, लेकिन उनके रिमूवल का जो निज़ाम है, जब आप उनका रिमूवल चाहेंगे तो फिर यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस, यू हैव वेरी वेरी गुड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच यू से दैट ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों चीजें ही पैरेलल हैं। अच्छा, तो इसीलिए मलिक साहब, मैं इसी समझता बात हूं पे कि ये जो 9-1 वाला था कि जो 9 जजेस ने और जो याहिया अफरीदी हैं, तो 9-1 इसको कहा सकता है, कहा या यूनानिमस कहा जाएगा, दोनों में से क्या बेहतर है? नहीं, इसको यूनानिमस इस अंदाज से कहा जाएगा। उसमें थी 30 पिटीशंस, उसमें याहिया अफरीदी साहब ने सिर्फ इस हद तक कहा है कि जो उनकी पर्सनल पिटीशन थी, खुद काजी फायदी साहब जो गए, उन्होंने वो खारिज कर दी है। लेकिन जो मेरा ख्याल है कि उसमें वो शायद अल्टीमेटली जब वो डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो मे बी उनकी जो पर्सनल अपीयरेंस थी वो उनको अप्रूव ना करें या जो भी तरीकाकार था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही आया कि उन्होंने भी ये जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट किया और जो रेफरेंस था उसको क्वाश किया। तो ये थोड़ा ये फर्क आ गया, अदरवाइज नतीजा वही है जो कि डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। इनका हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट शमी मलिक। तफसील से उन्होंने आगाह किया और सबसे अच्छी बात यह थी कि केस की प्रोसीडिंग्स में वो खुद भी मौजूद थे और सारा वो देखते भी रहे, और फिर उनकी जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो भी एक पटिशनर उनमें से थे जो 29 बाकी थे, तीसरे